क्लास 6 की चैप्टर 1 है हिस्ट्री, टॉपिक है हमारे पास पार्ट बी, टॉपिक इजिप्शियन सिविलाइजेशन। आपने इस सवाल में ये बताना है कि जो पुरानी अक़वाम थी, मिस्र की तहज़ीब थी, वो दरियाए नील के आगे आके उन्होंने अपना बसेरा क्यों किया, अपने घर आबाद वहाँ पे क्यों किए। इसका जवाब है द नील रिवर हैड वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड वाज सिक्योर प्लेस टू लिव विदाउट द थ्रेट ऑफ इन्वेडर्स। द नील रिवर आल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। अच्छा, जो नील रिवर है वहाँ पे दरियाए नील के आसपास पानी मौजूद था, वहाँ पे ज़रख़ ज़मीन थी और वो ज़िंदा रहने के लिए वहाँ पे बहुत महफूज जगह थी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हमला करते थे उनके थ्रेट्स यानी उनका ख़दशा कम होता था। आगे है, इसके अलावा जो दरियाए नील थे वहाँ पे बिल्डिंग्स को तामीर करने अच्छा खासा जो है मटीरियल मिल जाता था। अगला क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन डिड यू फाइंड फैसिनेटिंग एंड वाई। जो पुरानी मिस्री अक़वाम थी उनको सबसे दिलचस्प पहलू उनका कौन सा था और उसकी आपने वजह बतानी है। इसका जवाब है आंसर, एंशिएंट इजिप्शियन बरीड देयर किंग्स विद इन लार्ज स्टोन बिल्डिंग्स कॉल्ड पिरामिड्स। जो पुराने दौर के मिस्री लोग थे वो अपने बादशाहों और मलकों को एक बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग्स के अंदर महफूज कर लेते हैं, पत्थरों के अंदर, जिनको हम पिरामिड्स कहते हैं। अगला सवाल है, वाई चैम्बर्स वर मेड इनसाइड द पिरामिड्स, यानी पिरामिड्स के अंदर चैम्बर्स हवा के लिए क्यों बनाए जाते थे, खिड़कियाँ वहाँ पे होती थी, वो क्यों बनाई जाती थी। चैम्बर्स होते हैं दरअसल कि किसी भी बिल्डिंग इमारत के अंदर हवा का गुजर यानी हवा का गुजर के लिए जो खिड़कियाँ बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं चैम्बर्स। इसका आंसर है द चैम्बर्स वर मेड टू सेव द बॉडी ऑफ किंग्स एंड क्वीन एट द रूम टेम्परेचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चैम्बर्स। तो जो चैम्बर्स है वो बादशाह और उसकी जो किंग एंड क्वींस की बॉडीज़ को सेव करने के लिए बनाए जाते थे, ताकि जो जिस जगह वो सेव है उनकी लाश को महफूज किया गया है तो वहाँ का रूम टेम्परेचर बरकरार रहे। इसके अलावा हमारे पास 3 तरह के चैम्बर्स थे। पहला है किंग बरियल चैम्बर, क्वीन बरियल चैम्बर एंड अंडरग्राउंड बरियल चैम्बर। किंग का जो चैम्बर था वहाँ पे किंग जो है वो उसकी जो है मम्मी को सेव किया जाता था, और जो क्वीन का है वहाँ पे क्वीन की मम्मी को सेव किया जाता था। अंडरग्राउंड बरियल चैम्बर में उनके जो वज़ीर, काजी वगैरह ये लोग हैं, इनकी मम्मीज़ यानी लाश को महफूज किया जाता था। क्वेश्चन है हमारे पास, वाई फेरोहाज वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द इजिप्शियन गवर्नमेंट, यानी मिस्री हुकूमत में फेरोहाज को एक आला शख्सियत का दर्जा क्यों हासिल था। इसका आंसर है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन एंशिएंट इजिप्शियन गवर्नमेंट वाज द फेरोहाज। ही वाज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ द पीपल। फेरोहाज had ultimate authority and his words were the law of the land. Pharaoh's was to maintain peace and harmony as well as defend borders. मिस्री हुकूमत में जो सबसे काबिल एहतराम और आला दर्जे का शख्स उसको फ़रोहा कहते हैं। आगे कहते थे ही वाज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल, उसको लोगों में एक सियासी और मजहबी मकाम, आला दर्जे का मजहबी मकाम हासिल था। फ़रोहा को एक मुकम्मल आज़ादी हासिल थी और उसके जो अल्फाज हैं वो मुल्क के कानून के तौर पे समझ जाते थे। और इसके अलावा फ़रोहा की ज़िम्मेदारी थी लोगों के दरमियान अमन कायम करना और इसके अलावा बाहर वाले ममालिक के साथ अपनी कवाम का हम आहंगी पैदा करना, ताल्लुकात को बेहतर करना। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द स्क्रिप्ट्स प्रैक्टिस बाय द इजिप्शियन एंड देयर मीनिंग्स। आपने वो तहरीर मिस्री तहज़ीब में लिखने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट्स, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती थी जिसमें वो अपनी तहरीरें, अपनी बातें, अपने अल्फाज महफूज करते थे। 4 टाइप्स की लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती थी तहरीर लिखने के लिए या अपने अल्फाज को महफूज करने के लिए। जिस तरह हमारे आजकल के दौर में होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज है, इस तरह इनके यहाँ भी लैंग्वेज होती है और उनकी मुख्तलिफ होती है। उर्दू को लिखने का अलग तरीका है, इंग्लिश का लिखने का अलग तरीका है, तो इसी तरह इनके यहाँ 4 लैंग्वेज 4 चीज़ों के लिए यूज़ की जाती थी। फर्स्ट इनकी स्क्रिप्ट थी, द स्क्रिप्ट यूज्ड वाज कॉल्ड हायरोग्लिफिक्स विच मीन्स सेक्रेट कार्विंग्स इन ग्रीक। जो पहली किस्म की तहरीर थी उसका नेम था हायरोग्लिफिक्स
جو کہ یونانی طور پہ یوز کی جاتی تھی، جس کا مین تھا سیکرڈ کارونگس. اس کا میننگ آپ نے خود نیٹ سے سرچ کرنا ہے، یہ آپ کا ورک ہے. نمبر 2 ہے دا سیکنڈ اسکرپٹ واز ہیروٹک واز ڈیولپ فار پریسٹس. جو مذہبی لوگ تھے، اسلامک اسکالر تھے اس دور کے، تو اس کے لیے لینگویج جو تحریر کی گئی تھی وہ تھی ہیروٹک. تھرڈ لینگویج ہے دا تھرڈ اسکرپٹ واز ڈیموٹک فار دا پبلک. جو لوگ یوز کرتے تھے اپنے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے، عام چیزوں کو لکھنے کے لیے، وہ تھی ڈیموٹک. دا فورتھ لینگویج انٹروڈیوس واولس فار ایکوریٹ پروننسیشن. واولس کون سے ہوتے ہیں جو آج کل کے دور میں یوز کیے جاتے ہیں؟ اے ای آئی او یو. تو ورڈس کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنے کے لیے، ان کے الفاظ کا صحیح تلفظ کے لیے، پروننسیشن یعنی کہ ان کی پروننسیشن کے لیے واولس کا کنسیپٹ تھا. اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس لانگ کوشچن ہے. رائٹ کمپریہنسو آنسر آف دا فالوئنگ کوشچن. پہلا کوشچن ہے ایکسپلین دا سوشل اسٹرکچر آف دا ایجپشین سویلائزیشن. مصری تہذیب کا آپ نے سوشل اسٹرکچر بیان کرنا ہے کہ وہ لوگ کتنے حصوں میں، ان اقوام کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا کیا مقصد تھا. پہلا ہے دا کنسیپٹ آف ایجپشین سویلائزیشن واز ڈیوائڈیڈ انٹو 6 گروپس. ان کو 6 گروپس میں، مختلف قسم کے گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا. پہلا تھا دا کنگ ریسپانسبلٹی ٹو مینٹین پیس امنگ نیشن. پہلا تھا بادشاہ جس کی ذمہ داری تھی لوگوں میں امن قائم کرنا. سیکنڈ ہے ہمارے پاس دا سیکنڈ از پرائسٹس اینڈ وائزرز ہینڈل ریلیجیس اینڈ فائنینشیل میٹرز. اس میں جو پرائسٹس ہیں وہ اسلامک اسکالر تھے اس دور کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مولوی وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں. تو ان کا مسئلہ تھا مذہبی امور، اسلامک ریلیجیس میٹرز جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا. اور دوسرے تھے ہمارے پاس وائزرز، ان کا کام تھا فائنینشیل میٹرز یعنی کہ مالی معاملات، جیسے کہ لین دین، درآمدات برآمدات، امپورٹ ایکسپورٹ، جو چیزیں ملک سے باہر بھیجی جاتی ہیں، جو ملک سے دوسرے ملکوں سے یعنی کہ اپنے ملک میں لائی جاتی ہیں، تو وہ سارے کے سارے معاملات، ان کے اوپر جو بھی بل پاس کرنے ہوتے ہیں، وہ جو کام تھا وہ وائزرز کا تھا. تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس دا تھرڈ واز ریکارڈ کیپرز. جو تیسرے تھے وہ ریکارڈ رکھتے تھے ان ساری چیزوں کا، کون سے ملک سے لی گئی ہیں چیزیں، کہاں سے آئی گئی ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھتے تھے. چوتھا ہے ہمارے پاس دا فورتھ واز کرافٹس مین اینڈ آرٹسٹ وچ میڈ اسکلپچرز، پورٹری، پینٹنگس اینڈ آرٹیفیکٹ. چوتھے نمبر پہ تھے ہمارے پاس کرافٹس اینڈ آرٹسٹ. کرافٹس مین اور آرٹسٹ. جو کرافٹس مین تھے یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ مٹی کے برتن، مٹی کے پتلے یا مٹی کے اسٹیچوز بناتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے ہوتے ہیں آرٹسٹ. آرٹسٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ پینٹنگس اور آرٹیفیکٹس یعنی کہ خوبصورت ڈیزائن کیے گئے ہوئے برتن. ففتھ نمبر پہ ہمارے پاس دا ففتھ واز پیزنٹس ہو گریو کراپس اینڈ فروٹس لائک بیز، گارلک، ڈیٹس اینڈ میلن. چوتھے نمبر پہ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ہوتے ہیں کسان، جو کہ پیزنٹس ہم کسان کو کہتے ہیں. کسانوں کا کیا کام تھا؟ جیسے ہمیں اس بات کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، فروٹس وغیرہ، پھل، سبزیاں وغیرہ اگانا. تو پانچویں نمبر پہ ان کے کون سے تھے؟ پیزنٹس. چھٹا اور لاسٹ، دا لاسٹ گروپ آر سلیوز اینڈ سرونٹس وچ ور دا لیبر اینڈ کنسٹرکشن سائٹ. جو آخری گروپ ہے وہ ہے سرونٹس کا، ملازمین کا، اور ان سلیوز کا جو کہ غلامی کرتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کنسٹرکشن سائٹس پہ مزدوری کرنا. کنسٹرکشن سائٹ پہ جیسے آرکیٹیکچرز ہوتے ہیں، وہ بلڈنگز بنا کے دے دیتے ہیں، ان کو تعمیر کرنے کے لیے محنت مزدوری جو لوگ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس سرونٹس، لیبرز. جیسے ان کے لیے ایک اسپیشل ڈے بھی بنایا جاتا ہے جسے ہم لیبر ڈے کہتے ہیں. آخری اس کا نمبر 2 پارٹ ہے کمپیئر دا ایگریکلچر سسٹم آف اینسینٹ ایجپٹ ود ماڈرن ورلڈ. آپ نے ایگریکلچر سسٹم کا ڈسکس کرنا ہے، کھیتی باڑی کے بارے میں، کہ آج کل کے دور سے پرانی جو تہذیب مصری اقوام ہے، پرانا دور کی ایگریکلچر سسٹم کتنا فرق ہے اور کیسا فرق ہے. آنسر ہے اس کا دا ریٹ آف پروڈکشن از ہائی. پہلے ہم ماڈرن ایگریکلچر سسٹم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ آج کل یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دا ریٹ آف پروڈکشن از ہائی ان a lesser period. This method of farming is non-environmental friendly. Bullock carts and other wooden tools equipment are used. Traders and other advanced tools are used in this method of farming. Natural manure is used as fertilizer, and this method of farming
In this method of farming, chemical fertilizer and pesticides are used. अच्छा जी, अब हमारे पास जो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है, प्रोडक्शन का मतलब है पैदावार, और इसमें लेसर पीरियड का मतलब है थोड़े वक्त में, यानी कि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और आगे है कि ये जो सिस्टम होता है हमारे आजकल के दौर का, क्योंकि इसमें केमिकल्स का छिड़काव बहुत किया जाता है, तो ये बिल्कुल भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यानी माहौल के मुताबिक नहीं होते हैं और उनको माहौल से बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इसमें बुलुक कार्ट्स यूज़ किए जाते हैं और बहुत से वुडन टूल्स यूज़ किए जाते हैं, यानी लकड़ी के आलात इस्तेमाल होते हैं, और ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक एडवांस टूल समझा जाता है। और इसके अलावा इसमें जो फार्मिंग होती है और जो कुदरती पैदावार होती है, जो कि इसमें उनको कीड़ों से बचाने के लिए, जल्दी पैदावार हासिल करने के लिए बहुत से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स हमारे पास क्या होता है, खादें होती हैं, ऐसी केमिकल्स खादें होती हैं कि उसको हम उसमें डालते हैं तो हमारे थोड़े अरसे में ज़्यादा पैदावार, यानी कि ज़्यादा अच्छी फसल और ज़्यादा पैदावार मिल जाती है। और इसके अलावा इसमें फार्मिंग करने के लिए खेतों में मुख्तलिफ़ किस्म की पेस्टिसाइड्स, और वही पुरानी बात कि इसमें कीमियाई खादें यूज़ की जाती हैं जिन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो पेस्टिसाइड्स हमारे पास होते हैं जो मौसम में अक्सर मौसमी ख़राबी की वजह से खेतों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीड़े मार अद्वियात। अगला है हमारे पास, हमने पुराने दौर के एग्रीकल्चर सिस्टम को जिक्र करना है, उसको बयान करना है। तो इन एंशियंट दे ग्रू वेरियस क्रॉप्स, फ्रूट एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स। इसमें वही बताया गया है कि पुराने दौर में बहुत से फसलें और फल और बहुत सी फसलें उगाई जाती थी। और टू ग्रू दिस क्रॉप्स फार्मर यूज्ड यूज द, यहाँ पे आना है वाई की जगह टी एच है, यूज द फर्टिलाइजर ब्लॉक soil near the banks of the Nile River which was formed by the floods. इसके अलावा पुराने दौर में जो आलात इस्तेमाल किए जाते थे, उसके आगे मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ। और उसमें जो आलात इस्तेमाल किए जाते थे, एक तो था उसमें, एक है हमारे पास फ्लिंट। इसमें होता है कि हमारे पास एक छाछ सा होता है, उसमें हम गंदम छानते हैं, तो उसको ना हवा के रुख की तरफ कर दिया जाता है, तो उसमें जो फालतू छिलके या कोई भी मटेरियल ऐसा होता है जो कि गंदम में नहीं होता, उसको साफ़ करने के लिए उसमें जो मिट्टी गंदगी है वो दूसरी तरफ चली जाती है और गंदम साफ़ होके नीचे गिर जाती है। एक और है जो कि मैंने एग्जांपल में मेंशन नहीं किया, उसको हम कहते हैं रेक। उसके पे क्या होता है कि एक लंबा सा पीछे डंडा होता है और उसके आगे ना लोहे की कुछ कील्स लगे, लोहे की वो लगी हुई होती हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमने जब भी कोई कचरा या कूड़ा पार्क के आसपास या खेतों में जो कि साइटों पे पड़ा होता है, पत्ते गिरे पड़े होते हैं, तो उसके ज़रिए हम समेट लेते हैं और आसपास का जो ग्राउंड है वो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो, वो साफ़ हो जाती है। ये एंड हो गया हमारा टॉपिक। इसके बारे में आपने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। अल्लाह हाफिज़।